ये है 1890s और अर्ली 20th सेंचुरी के दुनिया की एक झलक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, दुनिया डेवलप हो रही थी, कई नए तरह के बिजनेसेस एस्टैब्लिश हो रहे थे, लोग अपनी जिंदगी में एक ठीक ठाक पेस पे आगे बढ़ रहे थे। और ये है 1880s की हमारे अर्थ के टेम्परेचर की एक झलक। ये जो रेड स्पॉट्स आप देख रहे हो, ये गर्म टेम्परेचर को शो करते हैं। जितना ज्यादा रेड उतना ज्यादा गर्म। अब 20th सेंचुरी में दुनिया और तेजी से ग्रो हुई, कई और नए नए बिजनेसेस एस्टैब्लिश हुए, लोगों ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई और नए तरीके ढूंढ लिए। ये जो ग्रोथ थी उसे हम इंसान अपनी आंखों से देख पा रहे थे, लेकिन अर्थ के टेम्परेचर के साथ जो हो रहा था उसे हमने नजरअंदाज कर दिया। और कुछ ही सालों में देखते ही देखते अर्थ का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कुछ इस तरह से बदलना शुरू हो गया। जिस अर्थ पे पहले सिर्फ कुछ ही रेड स्पॉट्स हुआ करते थे, अब वो पूरी ही लाल हो चुकी थी। बट इसका मतलब क्या है? इस टेम्परेचर चेंज से होने क्या वाला है? एक्चुअली होने वाला नहीं, हो रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र के पानी में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से हरिकेन्स और टाइफून्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, इसकी वजह से बारिश भी पहले से ज्यादा हो रही है, जगह जगह पे बिन मौसम बरसात होते रहती है, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ रहा है, और इन सबसे बुरा असर तो हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है। हर साल खासकर गर्मी के मौसम में कई लोग हीट स्ट्रोक्स की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ तो सिर्फ तब हो रहा है जब 1880s के बाद से अर्थ का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 0.8 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है। सोचो हमारी आगे आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा, क्योंकि नासा के कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये कह रखा है कि सन 2100 तक पहुंचते पहुंचते अर्थ का यही एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इस टेम्परेचर को आगे और बढ़ने से रोका जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? चलो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से यह समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का ये टेम्परेचर आखिर बढ़ता कैसे है। देखो, सूरज की किरणों से हमें रोशनी तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें गर्मी भी मिलती है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारी धरती पर पड़ती है तो उसका कुछ हिस्सा हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, और जब ये रोशनी हमारी धरती के सरफेस से टकराती है तो ये उसको गर्म कर देती है, एंड ये गर्मी फिर धरती के सरफेस से ऊपर की तरफ वापस निकलने लगती है। लेकिन धरती के ऊपर की तरफ निकलने वाली इस गर्मी को हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ट्रैप कर लेती हैं, क्योंकि ये गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं और धरती के ऊपर की तरफ निकलने वाली इस गर्मी को वापस स्पेस में रिलीज होने से रोक देती हैं। और कुछ इसी वजह से ये गर्मी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाने की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी गर्म बना देती है। लेकिन आज से कई साल पहले तक ये ग्रीन हाउस गैसेस एक बैलेंस्ड अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे एटमॉस्फेयर में इन ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा हीट ट्रैप होने लगी है और अर्थ के सरफेस का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। इन शॉर्ट, आप इस पूरे प्रोसेस को एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करने के लिए ये कह सकते हो कि पहले के मुकाबले इन ग्रीन हाउस गैसेस का ब्लैंकेट मोटा हो चुका है, जो जरूरत से ज्यादा हीट को हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई? इसका पहला रीजन है एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। इसके अलावा जब हम व्हीकल्स चलाते हैं तो इसमें भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है और इससे भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ों को काटते हैं और जंगल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इससे कार्बन सिंक्स कम हो जाते हैं। कार्बन सिंक जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये कार्बन सिंक्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तीसरा है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कई इंडस्ट्रीज ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं जब वो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उन्हें जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। चौथा है एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो इससे भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। इसके अलावा जब हम लाइवस्टॉक मतलब पशुपालन करते हैं तो इससे मीथेन गैस एमिट होती है, जो अगेन ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है। इन शॉर्ट, हम इंसान ही इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज आज हम इस अर्थ के सरफेस पे करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस आज हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी तेजी से बढ़ी हैं, इसका मैं आपको एक अंदाजा देता हूं। 1950s तक सिर्फ 5000 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट होता था, लेकिन आज लगभग 35,000 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट होता है। इस चार्ट से आपको डिटेल में समझ आ जाएगा
कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, लेकिन ये सच है कि जो कूड़ों के ढेर हम इंसानों ने लगाए हैं उससे ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन हम इंसानों की लाइफ को आसान बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं उससे ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, उन्हें बनाने वाली इंडस्ट्रीज ये ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं। इनफैक्ट हमारे खाने के लिए जो डेयरीज, जो फार्म्स आज अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं, उनसे भी ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की हर एक एक्टिविटी से ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं, तो क्या क्लाइमेट चेंज को कभी रोका जा सकता है? शायद पूरी तरह तो कभी नहीं, लेकिन बैलेंस किया जा सकता है, कुछ छोटे छोटे चेंजेस से, कुछ बड़े बड़े इंप्लीमेंटेशन से और कुछ यूनिक आइडियाज की मदद से। इसलिए पहले बात करते हैं ऐसे ही एक यूनिक आइडिया के बारे में जिसे कुछ टाइम पहले ही चेन्नई के इस कपल ने इंप्लीमेंट किया था। इस कपल ने अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर कार्बन एमिशन को ऑफसेट करने के लिए, मतलब उस कार्बन एमिशन के इफेक्ट को कम करने के लिए, तमिलनाडु के एक गांव में एक फूड फॉरेस्ट तैयार करने का डिसीजन लिया और इन्होंने उस गांव में 2 एकड़ जमीन खरीदकर उसमें हजारों पेड़ पौधे प्लांट करने का डिसीजन लिया, ताकि जब इनका बच्चा बड़ा हो और इनके बच्चे के साथ साथ जब वो पेड़ पौधे भी बड़े हो, तो वो पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से कम इतना कार्बन डाइऑक्साइड तो अब्सॉर्ब कर ही लें जितना कार्बन एमिशन इनके बच्चे द्वारा उसकी पूरी लाइफ टाइम में किया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि इस यूनिक आइडिया को हर कोई इंप्लीमेंट कर पाए, क्योंकि हर कोई इतनी बड़ी जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन हाँ, हर कोई इस आइडिया से इंस्पायर जरूर हो सकता है। और आप इस आइडिया से इंस्पायर होकर किसी के बर्थडे पर या फिर अपने बच्चे के पैदा होने पर एटलीस्ट एक ट्री प्लांट करके एटमॉस्फेयर में कार्बन सिंक्स को बैलेंस में ला सकते हो। अब बात करते हैं कुछ स्मॉल चेंजेस की। इसके लिए हमें अपने घरों में एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग का यूज करना चाहिए, अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्विच ऑफ करना चाहिए और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करना चाहिए, ताकि जितना हो सके हमारी एनर्जी कंजम्पशन कंट्रोल में रहे और इस एनर्जी कंजम्पशन से प्रोड्यूस होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस भी बैलेंस में रहे। ओके, अब जो लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशंस और बड़े चेंजेस का सेक्शन है उसे एक अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज के लेवल पे इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए और इस क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है। उस वीडियो में हम इसी टॉपिक को एक अलग एंगल से और बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। बट आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक पूरा देखा है, कुछ सीखा है और इस चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे हम फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन दबा देना फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।